सबसे पहले तो ये बताइए कि एक आम शख्स जो कि घुटनों के या किसी भी जोड़ के दर्द में मुब्तला है, ऐसे क्या उसमें तब्दीली रूनुमा होगी कि जिसके सबब उसे ये सोच लेना चाहिए कि अब उसे अपने एक कंसल्टेंट, एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए? नंबर वन जो है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिटेल हिस्ट्री। जी, एक तो मरीज का डिटेल हिस्ट्री और एक डिटेल एग्जामिनेशन आपको करना ज़रूरी है। फिर उसको एक पेशेंट, यंग पेशेंट है, उसको नी का इशू है, तो उसको आप एकदम तो नहीं जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे, कोई इंडिकेशन है नहीं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ प्री ऑप की अगर बात की जाए, यानी प्री ऑप के माने हैं प्री ऑपरेशन। से फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है 65, डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, और उनसे उस तरीके से चला नहीं जा रहा और उनके मसल्स बहुत वीक हैं, तो मैंने उनसे पूछना कि सर जी आप मुझे बताएं कि जी हम कर सकते हैं वो, जब तक मुझे वो ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे ना, मैं आगे नहीं जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे जब तक वो मुझे प्रोफेसर साहब नहीं कहेंगे कि नहीं पेशेंट इज़ नॉट फिट, प्लीज़ वेट, तो वी विल वेट। और बाद में मैं उनसे पूछता भी हूँ कि जी आप मुझे बताएं कि जी क्या हमारे पेशेंट इज़ ही और शी फिट फॉर सर्जरी, तो वो कहेंगे जी हाँ जी ठीक है, 2 हफ्ते के बाद देखते हैं। इफ़ ही इज़ हैप्पी एज वेल, देन वी विल प्रोसीड। अस्सलाम वालेकुम। चैनल ईसीसी ऑफिशियल पर प्रोग्राम है हेल्थ मैटर्स और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और उसके बेनिफिट्स। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बेनिफिट्स क्या हैं और प्री ऑप और पोस्ट ऑप इसमें क्या क्या तब्दीली रूनुमा होती है और किन किन फेजेस से आपको गुजरना पड़ता है, इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर इमरान सलीम मलिक साहब, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, उमर हॉस्पिटल एंड कार्डिक सेंटर, जौहर टाउन, लाहौर। तो आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू यासिर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक आम शख्स जो कि घुटनों के या किसी भी जोड़ के दर्द में मुब्तला है, ऐसे क्या उसमें तब्दीली रूनुमा होगी कि जिसके सबब उसे ये सोच लेना चाहिए कि अब उसे अपने एक कंसल्टेंट, एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए, और क्या क्या तब्दीलियां आगे आ सकती हैं कि जिसके सबब उन्हें ये महसूस हो कि अब जॉइंट की रिप्लेसमेंट का वक्त आ चुका है? ओके, अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। नंबर वन जो है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिटेल हिस्ट्री। जी, एक तो मरीज का डिटेल हिस्ट्री और एक डिटेल एग्जामिनेशन आपको करना ज़रूरी है। एंड टू कंफर्म योर डायग्नोसिस आपको रेलेवेंट एक्सरेज या इन्वेस्टिगेशंस आपको करने होते हैं टू मेक अ कंफर्म डायग्नोसिस कि वेदर दिस पेशेंट नीड्स एनी सॉर्ट ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट और नॉट। जी, ठीक है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, दैट इज योर डायग्नोसिस हैज टू बी कंप्लीटली एक्यूरेट एंड दिस पेशेंट इज इंडिकेटेड फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। ये नहीं कि जी आपने अंदाजे से बात कर ली और अंदाजे से कर लिया, क्योंकि then that is not, that's basically not fair for the patient। आपने डायग्नोसिस सही होनी चाहिए और उसको कंफर्म करें। फिर उसको एक पेशेंट, यंग पेशेंट है, उसको नी का इशू है, तो उसको आप एकदम तो नहीं जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे, कोई इंडिकेशन है नहीं, आपने देखना है। और यूजुअली जॉइंट रिप्लेसमेंट्स आर यूजुअली इंडिकेटेड इन एल्डरली पेशेंट, यानी एल्डरली मीन्स पाकिस्तान में अबाउट 60+ वाले जो एज कैटेगरी के जो लोग हैं, if the history confirms and the examination and their x-rays यानी investigations confirm that it is 100% osteoarthritis of grade 3 and 4, that is indicated कि वो patient को knee या hip यानी joint replacement की तरफ जाना चाहिए। Another very important factor जो उनका history में है कि जी मरीज़ कहते हैं कि जी मैं अच्छे भले जो है ना वो से फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहेंगे मैं आधा घंटा चल लेती हूँ, ठीक है, बट एक्सरे शोज के ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये ग्रेड 2, तो दैट इज़ नॉट इंडिकेशन कि आप एकदम जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं, ठीक है। और लेकिन ये है कि से अगर पेशेंट कहें कि जी वो मुश्किल से अपने बेडरूम से वॉकर के साथ ड्राइंग रूम में जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका जो मूवमेंट है दैट इज़ गेटिंग कन्फाइंड विद इन देयर होम,
यानी उनका रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट के अंदर, जी जी, और उनकी एज ब्रैकेट भी 60 प्लस है, और एक्सरे पे भी शो हो रहा है कि ग्रेड 3 and 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, खास तौर पर फॉर एग्जांपल बात करें, दैट इज यस एन इंडिकेशन कि इस पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए एंड दे शुड गेट ऑन विद देयर लाइफ इन देयर नॉर्मल रूटीन। So that's my answer for that. ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ प्री ऑप की अगर बात की जाए, यानी प्री ऑप के माने हैं प्री ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन से पहले के जो हालात वाक़यात हैं, डॉक्टर साहब उस हवाले से अगर देखा जाए तो कई ऐसे पेशेंट्स यकीनन आपने देखे होंगे कि जो अपनी दर्द के हवाले से या चीज़ों को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं कि जब तक कि पेन आपकी शदीद तरीन ना हो जाए तब तक वो रिप्लेसमेंट पर भी नहीं मानते। तो ऐसे पेशेंट्स को आप कैसे डील करते हैं? अच्छा, यूजुअली हम प्री ऑप असेसमेंट, बेसिकली इट्स कॉल्ड प्री ऑप असेसमेंट, जी जी, है ना। तो सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव असेसमेंट मींस कि जी ये दिस कुड टेक अ फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ सर्जरी। से फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है 65, डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, और उनसे उस तरीके से चला नहीं जा रहा, और उनके मसल्स बहुत वीक है। डायबिटिक्स में मसल वीकनेस जी जी, ऐसा ही, न्यूरोपैथी भी है, जी ऐसा ही, एट्रोफी भी हुआ होता है। तो आप एकदम उनके सर्जरी तो नहीं आप कर सकते, यू हैव टू प्रिपेयर देम फॉर सर्जरी। अब वो प्रिपरेशन में मेडिकल असेसमेंट मीन्स कि दैट पेशेंट हैज टू बी सीन बाय द मेडिकल कंसल्टेंट जी जी, टू मेक श्योर कि उनका शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड है इन विद इन लिमिट्स, ताकि सर्जरी के लिए हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह ना हो, वूंड खराब ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, ताकि वो चीज़ ना हो। साथ साथ हमने देख रही है कि कोई जिस्म में किसी भी तरह के कोई इन्फेक्शन ना हो, सही, दाढ़ में इन्फेक्शन ना हो, किस जिस्म के ऊपर कोई एब्सेस ना बना हो, ठीक है, पेशाब में इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो बिकॉज इन्फेक्शन फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ अ बिग नो नो, हम वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन हो। तो वो मेडिकल कंसल्टेंट मरीज़ को बड़ा डिटेल तरीके से वो सारा चेक करेंगे। से अगर किसी का शुगर ठीक नहीं है तो मैंने उनसे पूछना कि सर जी आप मुझे बताएं कि जी हम कर सकते हैं, वो जब तक मुझे वो ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे ना, मैं आगे नहीं जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे जब तक वो मुझे प्रोफेसर साहब नहीं कहेंगे कि नहीं पेशेंट इज़ नॉट फिट, प्लीज़ वेट, तो वी विल वेट। ठीक है, हमारा मेन फोकस है कि मरीज़ का नुकसान ना हो, ठीक है, अदरवाइज तो फिर फ़ायदा क्या है। ऐसा ही। सो मेडिकल असेसमेंट के बाद वो साथ साथ कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट ईसीजी देखेंगे, एको वगैरह करेंगे, इफ़ नीडेड कि जी अगर कोई स्ट्रेस टेस्ट भी अगर फॉर एग्जांपल करना पड़ गया किसी भी वजह से, तो वो सारा कुछ उसमें से गुजरेंगे। और अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे प्री ऑप असेसमेंट इज़ फिजियोथेरेपी। अब से अगर वही डायबिटिक पेशेंट जिनके मसल्स वीक है, जब हम नी रिप्लेसमेंट फॉर एग्जांपल करते हैं तो हम मरीज़ को कहते हैं अगले दिन हम उनको खड़ा करके चला देते हैं। अब अगर वही मरीज़ जिनका मसल वीक है, अगर हम अगले दिन कहेंगे चलो जी अम्मा जी उठ के खड़े हो, तो अम्मा जी कहेंगे मेरे को चला नहीं जा रहा, तो उसको फिर जो है ना एवरीथिंग फेल्स जी। सो हम प्री ऑप फिजियोथेरेपी से भी हम कहते हैं कि जी वो फिर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग यानी लेग्स का मसल का स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं। और बाद में मैं उनसे पूछता भी हूँ कि जी आप मुझे बताएं कि जी क्या हमारे पेशेंट इज़ ही और शी फिट फॉर सर्जरी, तो वो कहेंगे जी हाँ जी ठीक है 2 हफ्ते के बाद देखते हैं। इफ़ ही इज़ हैप्पी एज वेल देन वी विल प्रोसीड। अगर वो कहेंगे सर जी अभी SLR ठीक नहीं है, अभी मसल्स बहुत वीक है, वी स्टिल नीड टाइम, हम कहेंगे भाई टेक योर टाइम, मरीज़ को फिट करके हमें दें। ऐसा ही, ऐसा ही। सो ये फिर एट द एंड एनेस्थीसिया फिटनेस भी लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ये यूजुअली एनेस्थीसिया वाले इतराज़ नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि जी जब सारे प्रोटोकॉल्स में से गुजर गए हैं तो द पेशेंट इज़ यूजुअली फिट फॉर सर्जरी। क्योंकि ये जो नी और जॉइंट रिप्लेसमेंट्स वाले जो होते हैं ना, दीज सर्जरीज आर कॉल्ड इलेक्टिव सर्जरी। ओके, ठीक है, इलेक्टिव सर्जरी में गलती का इम्कान 0 होना चाहिए। सही, ठीक है। अब मैं यूजुअली मरीजों को कैसे समझाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि जी जैसे एक बच्चा इम्तिहान के लिए जाता है, पूरा होमवर्क और तैयारी करके फिर जाकर इम्तिहान में बैठ कर फिर कामयाबी मिलती है, ऐसा ही। ये इलेक्टिव सर्जरी जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है ये भी उसी तरह का ही एक इम्तिहान है। मरीज की तैयारी, सर्जन की तैयारी, ये सारों की तैयारी होगी, आगे जब हम सर्जरी करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर सर्जन तैयार नहीं है या मरीज़ अगर तैयार नहीं है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो आगे हम सर्जरी बेशक बेहतरीन हो जाए, एक्सरे में बहुत ही खूबसूरत लगे, लेकिन मरीज अगर चला ना जाए तो फिर फायदा क्या? फायदा क्या? ठीक है। ऐसा ही। सो इट इज़ अ जॉइंट वेंचर जिसमें हम ये सारा, ये प्री ऑप असेसमेंट है। अब दिस कुड टेक 2 वीक्स, दिस कुड टेक 2 मंथ्स। जब तक क्लियरेंस ना मिले मेडिकल टीम से हम आगे नहीं जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्री ऑप असेसमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे मेन फोकस है मरीज़ का आउटकम बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जॉइंट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि अमूमी तौर पर प्री ऑप भी सामने आता है और पोस्ट ऑप भी सामने आता है, वो है मरीज़ों का वज़न। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? वज़न जो है ना, यस दैट ऑब्वियसली मेक्स अ डिफरेंस। हमारा अगर वज़न ज़्यादा हो तो घुटनों पे जोर पर, फॉर एग्जांपल घुटने की बात अगर करें तो घुटनों पे जोर ज़्यादा आता है। तो यस हम कोशिश करते हैं जहाँ पे से अर्ली स्टेज है, ग्रेड 1-2 में हम इनकरेज करते हैं कि आप थोड़ा सा वॉक ज़्यादा करें, थोड़ा सा आप डाइट कंट्रोल करें, मेडिसिन वालों से पता करें कि कोई थायराइड का इशू ना हो, कोई और चीज़ ना हो, एंडोक्राइन को कोई इशू हो। तो वी डू गेट हेल्प। ये सारा उसी प्री ऑप के अंदर आता है। तो द प्री ऑप स्टार्ट्स फ्रॉम वे अ फ्यू मंथ्स बिफोर टाइम। ये उस कंसल्टेंट के ऊपर है ना कि ही शुड बी looking for these problems and he should be guiding the patient कि जी अगर वज़न की वजह से हम बेहतर कर लेते हैं, अगर से थायराइड का इशू है तो हम रेलेवेंट कंसल्टेंट की तरफ उनको रेफ़र करना चाहिए ताकि उनका थायराइड लेवल्स बेहतर हो जाए फॉर एग्जांपल, या डायबिटिक इशू है तो उसको बेहतर करे ताकि उनका वज़न थोड़ा सा कम हो के घुटनों में जोर कम पड़ता है। ग्रेड 1-2 में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ग्रेड 3-4 में क्योंकि पेन इतना ज़्यादा है तो उस मरीज से तो नहीं चला जाएगा। तो समटाइम्स अगर वो उनकी वज़न बहुत ज़्यादा हो, यानी मॉर्बिड ओबेसिटी अगर हो, तो हम पे मेडिसिन वालों से आजकल जिस तरह कुछ इंजेक्शंस भी आए हुए हैं वज़न कम करने के लिए। सर कई लोग तो शौकिया भी ले रहे हैं ना। हाँ ठीक है ना, तो एक वो चीज़ भी है। तो वी अगेन बात सारी है कि इट इज़ अ टीम एफर्ट, एक बंदे का काम नहीं है। तो मेडिकल वालों से हम या ये इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं जिससे वज़न कम होता है, या किसी बेरियाट्रिक सर्जन से जिस तरह वो मैदा छोटा करते हैं जी जी, उसके वजह से भी अगर वज़न कम हो जाए, घुटनों में जोर कम आए, तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। बट यस वज़न मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, कमिंग टू से नी रिप्लेसमेंट है तो यूजुअली हम 90 से कम हो तो हम दोनों नीज को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं इफ़ मेडिकली यानी उस लिहाज से इजाज़त दें। तो 90 से ऊपर अगर हो तो अगर मेडिकली इजाज़त दें, अगर फिटनेस अच्छी हो तो अगेन हम दोनों इकट्ठे कर सकते हैं। अगर किसी वजह से मेडिकल वाले कहेंगे नहीं जी बेहतर है 1 बाय 1 करें, तो फिर बेहतर है कि 1 बाय 1 ही किया जाना चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट बिकम जी मैं बड़ा हीरो और मैं 2 इकट्ठे कर लूँ, नो मैटर हाउ सीरियस द पेशेंट कुड बी। रिस्क नहीं लेना चाहिए, यू शुड बी वेरी सेफ। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर आप क्या समझते हैं कि कितना दौरानिया होना चाहिए अगर 1 बाय 1 भी किया जाए तो नी रिप्लेसमेंट को? हाँ, अबाउट 3 to 4 months इज़ अ सेफ टाइम। जो हम बिटवीन अगर 2 करना चाहे यानी 1 बाय 1 करना चाहे, 3 to 4 months इज़ गुड इनफ टाइम जहाँ पे आप उसको देखना ये भी है कि मरीज़ का रिकवरी कैसी है। से अगर मरीज़ का थोड़ा स्लो रिकवरी, आप बेशक उसको थोड़ा और कर लो, 4 नहीं तो 6 महीने के बाद कर लें। अगर रिकवरी अच्छी है तो अबाउट 3 months, बिटवीन 3 and 4 months। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, डॉक्टर इमरान सलीम मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कि कई पेशेंट इस तरह के होते हैं कि वो कहते हैं जी हमें दवाओं पर चलाते रहें, हमें ऑपरेशन नहीं करवाना है। एक तो उनकी काउंसलिंग के हवाले से बताएं, और दूसरा सर ये है कि वो जिसे कहते हैं ना कि ऑपरेशन से पहले की रात, वो बाज़ औक़ात कई मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक खौफ का अंसर रखती है या उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ऐसे पेशेंट्स को आप कैसे डील करते हैं? मुश्किल होता है लेकिन बेसिकली यस, उनको एक हौसला देना होता है। यू हैव टू फैक्ट्स एंड फिगर्स, उनके साथ एक्सरेज प्रीवियस जो केसेस हुए हैं वो उनके वीडियोस वगैरह। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो यूजुअली जो सबसे आसान और सबसे जो मेरे लिए वैल्यूबल एक सबूत है वो मेरी माँ है। मैंने अपने अम्मी के दोनों नीज़ चेंज किए, खुद से किए।
और अल्हम्दुलिल्लाह को 4 साल हो गए, माशाल्लाह। ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ टोटली इंडिपेंडेंट। पहले उनका भी इसी तरह ही था कि जी मुश्किल से एक कमरे से दूसरा कमरा, वॉकर से सारा कुछ जो है ना, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यस इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और फिर हमने अब्बू के वफात के बाद फिर उनको बिठा कर उनको समझाया कि जी अब इफ़ यू वांट वी डोंट वांट टू सी यू लाइक दिस, वी वांट कि आप अपने इंडिपेंडेंट गुजारें, अदरवाइज तो ये तो दिस इज़ नो लाइफ जिस तरह आप चला रहे। तो वो तो कन्विंस पहले भी थी, लेकिन अब थोड़ा हिम्मत करके फिर उनको सारा कुछ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट माई सेल्फ, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला मसाइल कहीं पे भी नहीं हुआ। और माशाल्लाह नाउ शी गोज़ टू दुबई, मेरा माई ब्रदर इज़ देयर, माई सिस्टर इज़ देयर, तो दुबई भी जाती हैं, वापस आती हैं, इस्लामाबाद जाती हैं, वापस आती हैं, बाज़ार जाना, दर्जी के पास जाना, तो शी इज़ टोटली इंडिपेंडेंट नाउ। तो ये चीज़ में फिर मैं मरीज़ को जिस तरीके से अम्मी का वीडियो है वो मैं दिखाता हूँ, और फिर वो कहते हैं कि जी मैंने उनको यही कहा कि जी से फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ कामयाब ना होता तो मैं अपनी माँ को क्यों करता फिर, ऐसा ही, ठीक है। तो मेरे लिए तो दिस इज़ द बिगेस्ट एविडेंस। ऐसा ही। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स आई गेस इट्स द वे यू काउंसल विद पेशेंट्स, के जो आप तरीके से हम्बल तरीके से बात करें, गुस्से से ना करें, तरीके से करें मरीज़ के साथ। मरीज़ सारे जो है ना वो परेशान होते हैं, आप उस परेशानी के अंदर ही अपने आप को फिट करके यू शुड रियलाइज़ कि उनका प्रॉब्लम क्या है, और आराम से प्यार से, बल्कि कई दफ़ा आप उनको कह दें कि जी टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना टाइम ले सोचें कि जी हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है ना देन वी गो ऑन दैट पाथ ऑफ प्री ऑप असेसमेंट और सारा कुछ। फ़र्ज़ करो अगर जैसा एक मरीज़ ने अब कम हो गया, उनका प्री ऑप भी हो गया, नाउ दे रेडी फॉर सर्जरी, हम लोगों का अल्लाह का शुक्र। एक और चीज़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइक सिस्टम में, मैंने जो एक रखा हुआ इज़ कि यस अक्सर जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ जो आंटियाँ होती हैं या अम्मा जी जिसको हम कहते हैं हमारे जो पाकिस्तान का भी, लाइक जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, तो अम्मा जी कहेंगे कि जी मेरी बेटी जो है ना वो बाहर ऐसे अमेरिका में है या यूके में है, तो कहाँ है, तो वो जब आएंगे तो उन्होंने मुझे यानी देखभाल उन्होंने करना, तो आप क्या फलाना तारीख को कर सकते हैं, जब वो आएंगे उसके बाद हम कर सकते हैं। मैंने फिर कहा कोई इशू नहीं है, हमारा वी आर ओपन फॉर दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस इतना फ्लेक्सिबल है हर मरीज़ के लिए। कोई क्वेटा से आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि जब कोई भी मदर फादर के सर्जरी की तरफ जा रहे हैं तो देयर होल फैमिली इज़ बिहाइंड देम। जी ऐसे ही। हर बंदे ने अपना एक छुट्टी लेनी हो, फलाना होना हो, कोई बाहर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो वो पूरे एक फैमिली ने पूरा सारा कुछ रिजर्व करके वो इस 4-5 दिन का सिर्फ हॉस्पिटल स्टे है, 3 दिन 4-5 दिन, लेकिन एक्चुअल जो रिकवरी फेज है दैट इज लाइक से ओवर अबाउट अ मंथ्स टाइम। जी ऐसे ही। लेकिन वो चीज़ इंसान को कंसिडर करना चाहिए। ऐसे ही। ये नहीं कि जी बस यही डेट है, ये लेना है तो लो, नहीं है तो अस्सलाम वालेकुम। Which is I don't think that's ethically polite for anyone। ठीक है, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब से फॉर एग्जाम्पल हमारा मरीज इज़ नाउ रेडी फॉर सर्जरी, तो हम एक शाम पहले उनको एडमिट कर दें, एडमिशन वगैरह हम लिखते हैं, उनको एक रात पहले एडमिट करते हैं, दोबारा उनका सारे वर्कअप देखते हैं, डबल चेक करते हैं कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई टेस्ट तो नहीं रह गया, कोई फलाना। ब्लड 1 यूनिट हम अरेंज ज़रूर करते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो लगे, ठीक है, तो अरेंज का हद तक 1 यूनिट तो हमारे पास होना है जस्ट फॉर इन केस ऑफ इमरजेंसी। एनेस्थीसिया वाले फिर उनको देखते हैं प्री ऑप में, ठीक है, वो फिर अगर कोई जैसे कोई रिलैक्सेंट हो गया, कुछ एक्सोटर्नल या इस तरह का जैसे रिलैक्सेंट, इस तरह की कोई दवाई देनी हो जस्ट टू मेक द पेशेंट रिलैक्स, तो वो हम ज़रूर उनको देते हैं ताकि वो एक नाइट अच्छा गुजर जाए। उस शाम में हम उनके लेग को भी प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर, यानी पायोडीन स्क्रब के साथ हो जाए या कोई हेक्सी प्रेप या स्टेरिलियम के साथ सफाई के लिए, ताकि सर्जरी के लिए हम तैयार कर सकें। तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द तैयारी बिफोर सर्जरी। नेक्स्ट मॉर्निंग जो फास्टिंग का वो सारे एनेस्थीसिया वालों ने समझाना होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम रेडी होते हैं फॉर सर्जरी, तो बिफोर शिफ्टिंग टू थिएटर मैं यूजली मरीज़ का
चेक करता हूँ कि जी उनका कोई आखिरी कोई सवाल जवाब, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी। आई एम ऑलवेज ओपन विद क्वेश्चंस। मैं हर मरीज को कहता हूँ आप सवाल लिख लिया करें। माशाल्लाह। ठीक है, समटाइम्स उस एंड टाइम पे मौका नहीं, याद नहीं रहता, और फिर जब मैं दरवाजे से बाहर आता हूँ तो देन दे रिमेंबर, हो हमने ये पूछना था, वो पूछना था। काफ़ी मरीजों को सर ये शिकायत भी रहती है कि जी डॉक्टर साहब साड़ी गल नहीं सुन के गए। एग्जैक्टली, हाँ। तो वो मैं तो हर मरीज को कहता हूँ आप सारे सवाल लिखें, ठीक है ना। आप हर वक्त सवाल, नो मैटर हाउ सिली द क्वेश्चन इज, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता, आप कोई भी सवाल हो आप लिख के फिर हम एक एक सवाल हम कर सकें। फिर मैं निशान लगाता हूँ उस वक्त कि जी टांग पे कि हमने कौन से साइड करना है, राइट करना है या लेफ्ट करना है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी चीज़ है, अगर बायलैटरल है तो फिर ऑब्वियसली निशान नहीं। अगर हमने सिर्फ एक साइड के करना है तो मैं मार्कर, परमानेंट मार्कर लेके उसी वक्त दोबारा मरीज से कंफर्म करता हूँ कि जी हम कौन सा साइड कर रहे हैं। वो कहेंगे हाँ जी राइट साइड, तो मैं राइट साइड उनके सामने निशान लगाना, सो दैट कन्फ्यूजन इज नॉट देयर इन थिएटर कि जी यू नो लाइक जी गलती से दूसरी साइड आप कर जाए। तो फिर हम थिएटर में मरीज को शिफ्ट करते हैं, थिएटर में जाकर चेक कर ले सब कुछ है, मरीज को थिएटर में शिफ्ट किया। अगेन आई एम देयर टू रिसीव कि जी मैं इधर ही हूँ, सो दैट दे हैव दिस तसल्ली कि मेरा डॉक्टर जो ना मेरे साथ खड़ा हो। अच्छा, मरीज को फिर हम आगे एनेस्थीसिया वाला के फिर इवेंचुअली थिएटर में चले गए। थिएटर में भी अगेन आई एम देयर, और थ्रू आउट द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वाले साहब ने भी हमेशा ये बात समझाई। वो खुद भी एक गायनोकोलॉजिस्ट थे शेखजाद हॉस्पिटल, तो उन्होंने भी अपने मरीजों के साथ हमेशा साथ दिया उन्होंने माशाल्लाह। इन सर्जरी में खास तौर पे एट द टाइम ऑफ एनेस्थीसिया वाले साहब ने भी यही समझाया था कि यू शुड ऑलवेज स्टैंड राइट देयर एंड देन सो योर पेशेंट नोज मेरा डॉक्टर खड़ा हुआ है, ऐसा ही, ताकि उनको पता हो कि मेरा डॉक्टर है एंड आई एम सेफ, ठीक है ना। वो उनको ये शक या कहीं ख्याल ना आ जाए कि मेरा डॉक्टर पता नहीं कहाँ है, ठीक है ना। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं वहीं उनके साथ होता हूँ, और फिर जो है उनका सारे स्पाइनल और एपिड्यूरल में यूजुअली हम केसेस करते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ स्पाइनल फॉर एनेस्थीसिया एंड एपिड्यूरल फॉर पेन मैनेजमेंट पोस्ट ऑपरेटिवली। सर्जरी जब सारा हो गया उसके बाद फिर यूजुअली हम 1 इवनिंग के लिए हम मरीज़ को आईसीयू में, HDU आईसीयू में हम शिफ्ट करते हैं जस्ट फॉर मॉनिटरिंग, ताकि 1-on-1 मॉनिटरिंग हो। स्टाफ भी हर वक्त वहीं पे बेड साइड पे होते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे व्हाटएवर, कोई पेन कोई इशू हो, शी इज़ देयर, शी इज़ प्रॉपर्ली लुक्ड आफ्टर। सही, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे पे फिर हम मरीज को फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना वो आएंगे इन द आईसीयू, उनको फिर खैर खरीद से हम चलाते हैं। जब एक दफ़ा उनका वॉक हो जाए आईसीयू के अंदर और सारे मॉनिटरिंग, एवरीवनस हैप्पी कि जी रिजल्ट सही है, कोई किसी का ब्लड प्रेशर फॉल नहीं हुआ, कोई एक्सक्रूशिएटिंग पेन नहीं, कोई ये नहीं, को तो फिर हम रूम में तो उसके बाद शिफ्ट करते हैं कि जी अब बकाया जो 2 दिन है वो आप रूम में शिफ्ट, यानी वहाँ पे आप रिलैक्स करें और बाकी मैनेजमेंट सारा कुछ होता रहेगा। सही, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी डू। और फिर 3rd डे पे फिर हम मरीज़ को खैर खैरियत से हम डिस्चार्ज करने की तैयारी करते हैं। एपिड्यूरल आहिस्ता आहिस्ता हम उसका डोज कम करते हैं। फिजियोथेरेपी डेली बेसिस पे होता रहता है। बाथरूम ट्रेनिंग तक हम करते हैं वो ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे। जी जी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर 3rd डे पे ड्रेसिंग एक दफ़ा चेंज मैं खुद करता हूँ, चेंज करके फिर आई वुड से कि जब आप खैर खैरियत से घर जाएँ एंड सी मी बैक आफ्टर 1 वीक। बेहतर। जी हाँ नाज़रीन, यकीनन आपने देखा कि किस कदर तफसीली जवाब डॉक्टर साहब ने इनायत फरमाया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही ख़ास सवाल जो कि मैं आपसे करना चाहूँगा और यकीनन हमारी आवाम भी जानना चाहेगी कि यूज़ एंड चूजिंग ऑफ इम्प्लांट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है, चाहे वो हिप का जॉइंट हो चाहे वो नी का जॉइंट हो। तो एक तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि नॉर्मली जो रिप्लेसमेंट होती है जॉइंट की तो उसकी एक एवरेज लाइफ क्या है, और इसके इंतखाब के मुतालिक जो है वो मरीज़ को कितना अवेयर होना ज़रूरी है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा था। इम्प्लांट्स के जो है ना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लांट्स आप कौन सा इस्तेमाल करते हो और हर मरीज़ का राइट है, दे शुड नो कि कौन से डॉक्टर, यानी जो डॉक्टर जो मेरे हैं विच इम्प्लांट इज़ ही गोइंग टू यूज़। ठीक है, वो क्या लोकल कोई भी जॉइंट, मैं आई एम जस्ट नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट नीज और हिप्स, मैं एक जनरल प्रिंसिपल आपको बता रहा हूँ। दे हैव अ राइट्स टू नो कि इम्प्लांट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, किस कंपनी वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, किस मटेरियल का बना हुआ है,
और at the end of the procedure they should have a receipt from that company कि ये इम्प्लांट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सो ये फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर, लेकिन मखसूस कुछ हैं जो फलाना यूएसए ब्रांड इंपोर्टेड होते हैं, कुछ हैं जो दूसरी कंट्री से होते हैं, कुछ है जो लोकल भी लोग कुछ बना रहे हैं जिनका अभी कोई पता नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जी इम्प्लांट के मटेरियल यानी इज़ इट टाइटेनियम, इज़ इट कोबाल्ट क्रोम, इज़ इट स्टेनलेस स्टील, वो किस चीज़ का बना हुआ है। ऐसा ही फॉर एग्जांपल अगर मैं जिस तरह हो गया मरीज़ जो मेरे होते हैं वो सब उनके पास डिटेल्ड स्टिकर्स भी जाते हैं, उनका कंपनी की तरफ से रसीद भी जाती है, सो दैट कल को से अगर मैं ना हो किसी भी वजह से एंड इफ दे नीड एनी सॉर्ट ऑफ सर्जरी, बाद में कोई रिविजन हो गया, कोई व्हाटएवर असिस्टेंस चाहिए, एनीथिंग, दे हैव द डॉक्यूमेंट्स विद देम सो दैट द सर्जन नोज कि जी कौन से इम्प्लांट डाला हुआ है, ताकि उसके मुताबिक वो मटीरियल वो इंस्ट्रूमेंट्स मंगवा के उसको ठीक कर सके। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज़ कि से अगर किसी भी वजह से मरीज़ को अगर से अगर कोई फ्रैक्चर हुआ हो तो उसने रॉड डाला हुआ है वो, लेकिन स्टेनलेस स्टील डाला हुआ है, लोकल डाला हुआ है, वो बेचारा अगर किसी वजह से उसका हेड इंजरी हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो दोबारा हो गया, अब वो बेहोश हुआ है या कहीं से उसको एमआरआई की ज़रूरत पड़ जाए, अब वो एमआरआई वाले कहेंगे जी ये इस रॉड का मेक क्या है, वो कहेंगे जी हमें नहीं पता, वो एमआरआई वाले कहेंगे सॉरी जी अब हम आपके एमआरआई हम नहीं कर सकते। ऐसे ही उस वक्त उस मरीज का पूरे एंटायर फैमिली का सोच क्या होगा उस टाइम पहले जिसने रॉड डाला था। ऐसे ही ठीक है ना, उस वक्त दुआएं तो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, वो अनफॉर्चुनेटली बड़ा गलत हिसाब हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है ना। तो इम्प्लांट का जो है ना वो फिर आप एमआरआई जब स्टेनलेस स्टील हो तो आप नहीं कर सकते, आप एमआरआई जो टाइटेनियम हो जाए या कोई और इम्प्लांट हो स्टेनलेस स्टील के अलावा, यानी टाइटेनियम हो गया, कोबाल्ट क्रोम हो गया, बाकी जो है ना वो एमआरआई कंपैटिबल भी होते हैं, वो जो है ना आप और उनका रिसीट हो तो तब आप एमआरआई को दिखा सकते हो कि जी ये देखो ये इम्प्लांट है, तो आप एमआरआई कर सकते हो, अगर नहीं है तो वो नहीं करेंगे। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अच्छा कमिंग ऑन टू द लाइफ जो है ना वो है बेसिकली, जैसे मैं तो अक्सर मिसाल देता हूँ गाड़ियों के साथ, गाड़ियाँ ज़रा समझना आसान है। जी जी जी। तो आप अपनी गाड़ी जो चाहे वो मेरान हो, एफएक्स हो, मर्सिडीज हो, फिरारो हो, कोई भी हो आपके पास, आप अपनी गाड़ी को जिस तरीके से चलाएंगे उसकी लाइफ उस तरीके से बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। आप उसको प्यार से चलाएंगे, हर खड्डे से बचाओगे, टाइमली ऑयल चेंज करोगे, ट्यूनिंग करेंगे, सफाई करेंगे, तो वही बेशक एफएक्स आपके सारी ज़िंदगी आपके साथ। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इवन अगर कोई मर्सिडीज या बड़ी गाड़ी हो, अगर आप हर खड्डे से गुजारेंगे तो वो तो ये भी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो हमारे घुटने जो है ना वो एक एवरेज टाइम जो इम्प्लांट वाले की तरफ से जो एवरेज होता है दैट इज़ अबाउट 15-ish ईयर्स के पास। लेकिन आई हैव सीन पेशेंट्स जो मेरे क्लिनिक में आते हैं कि 25-25 साल पहले के उन्होंने डलवाया ऐसे ही और उनको कोई तकलीफ नहीं है। सो अगेन बिकॉज दे लुक आफ्टर देमसेल्व्स। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहेंगे, रेगुलरली विटामिन्स लेते रहेंगे, अपने आप का ख्याल रखेंगे, रूटीन में एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो वही लाइफ आपकी सारी ज़िंदगी आपके साथ रह सकती है। अनलेस खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई और मसला इम्प्लांट के साथ हो जाए, कोई लूसनिंग हो गए, कोई आप खुदा न से गिरे हो जी जी, या कहीं झटका लगा हो या कोई प्रॉब्लम हुई, दैट्स डिफरेंट। बट द लाइफ इटसेल्फ ऑफ द इम्प्लांट वो इट कुड लास्ट मोर देन 10 to 15-20 ईयर्स इवन। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से अगर हम जेंडर के हवाले से अगर बात करें तो नॉर्मली आपने क्या देखा है कि नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट के हवाले से मेल ज़्यादा कैंडिडेट नॉमिनेट्स होते हैं ज़्यादातर या फीमेल्स होती हैं ज़्यादा? नीज में मैंने जो देखा ना वो ज़्यादातर लेडीज़ में ज़्यादा जाना कॉमन है। अच्छा, ठीक है। वो इसका रीज़न ये है कि जो मेंस्ट्रुअल जो आपके है ना पीरियड्स वन है ना मेनोपॉज, तो आफ्टर मेनोपॉज जो हार्मोन्स उनको चाहिए ना टू मेंटेन बोन क्वालिटी वो ऐसा ऐसे डिक्रीज होता है और उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जहाँ पे बोन वीक भी होते हैं उनके जोड़ ज़्यादा ख़राब होते हैं। मेल जेंडर में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और उनके हार्मोन्स ठीक रहते हैं तो उनका
तो उसमें कोई होता है लेकिन इट्स नॉट एज कॉमन। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी लाइफ के मुतालिक भी बात हो गई और ख़ास तौर पर आपने उसके बेनिफिट्स भी बड़े अच्छे तरीके से बताए, तो मैं चाहूँगा सर कि एक और सवाल जो कि नॉर्मली कई ऐसे पेशेंट जो हैं वो करते हैं, या एक मिथ समझ लें आप, वो ये है कि कई एक लोग जो है ना वो ये भी कहते हैं कि जी जॉइंट तो मैंने चेंज करवा लिया, लेकिन जी वो फलां ने चेंज करवाया था तो वो तो दोबारा उठ ही नहीं पाया, वो तो दोबारा चला ही नहीं, या उसे तो आज भी ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। इन मिथ्स को आप क्या समझते हैं सर कि इनके मुतालिक मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। और यस, यही हमारे चैलेंज है ना, वो यस इसी तरह के जो है ना, अनफॉर्चुनेटली जो बेचारे मरीज जिनसे नहीं उठा गया या कोई प्रॉब्लम हुआ बाद में, तो ऑब्वियसली उनकी बात ज़्यादा स्प्रेड की जाती है अनफॉर्चुनेटली। आई वुड जस्ट रेकमेंड, आई वुड बेसिकली उसको बॉटम सम अप करने के लिए मैं ये कहूँगा कि उनकी तैयारी सही नहीं हुई होगी, ठीक है। वो प्री ऑप असेसमेंट की सारा जो है ना, अनफॉर्चुनेटली तैयारी सही नहीं हुई। अगर उनका प्री ऑप सही हुआ हो, फिजियोथेरेपी सही हुई हो, तो इवन प्री ऑप एंड पता नहीं उन्होंने पोस्ट ऑप फिजियो की या नहीं की। सर पेशेंट भी तो कसूरवार हो सकता है ना इसके मुतालिक, कि अगर पेशेंट वो प्रोटोकॉल्स फॉलो ना करे। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, किसी अगर पेशेंट ने फिर पोस्ट ऑप मैं अगर कहूँ कि जी फिजियोथेरेपी हमने एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स करने होते हैं, 3 वीक्स तो लाजमी है, जी जी, 4th वीक इफ नीडेड, और मरीज कहेंगे जी हमने नहीं करवाना, तो फिर तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो नहीं होगा। अब आजकल देयर इज दिस वन पेशेंट ऑफ माइन जो आए आउट ऑफ लाहौर से, और हमने प्री ऑप वगैरह सारा फर्स्ट क्लास हो गया, लेकिन आंटी अब कहती मैंने चलना नहीं। अब बंदा क्या करे? अब बंदा क्या करे, ठीक है। अब वो फिजियो वाले जाते हैं, फिजियो वाले वो 2 महीने से हमने उनका फिजियो की, प्री ऑप फर्स्ट क्लास हो गया, सर्जरी भी हो गई, बायलैटरल भी की, पोस्ट ऑप में भी जब फिजियो वाले आते हैं वो चल लेती हैं, आराम से चल लेती हैं, बाथरूम आना जाना ये वो सारा। लेकिन फिजियो के साथ जब फिजियो चले जाते हैं, उसके बाद आंटी ने कहना मैंने नहीं उठना। तो आजकल वो एक आंटी का थोड़ा सा हमें चैलेंज मिल रहा है, तो बच्चे भी उनका कोशिश कर रहे हैं कि आंटी से कहेंगे, थोड़ा सा बकअप करें, नहीं आंटी आप कर सकती हैं, हम वो कर सकती हैं। एक दिली खौफ भी तो होता है ना सर। हाँ, बेसिकली वो फॉलिंग रिस्क कह लें या फॉलिंग फियर कह लें, झाका जिसको कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक ऐसे। है, वो निकल नहीं रहा, ठीक है। आई थिंक दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से होता है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगता है, हौसला और थोड़ा वहाँ पे थोड़ा सब्र दोनों पार्टियों को करना पड़ता है, ऐसा ही, ठीक है। और बस प्यार मोहब्बत में आंटी को थोड़ा सा लेके चलाएं, तो इंशाल्लाह दे विल पुल थ्रू इवेंचुअली, इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया आपने? ऑर्थोपेडिक्स में? जी, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ऑर्थोपेडिक्स में ये था कि बेसिकली मैंने बेसिकली यस गायनेकोलॉजी का एक शौक था बिकॉज ऑफ माय फादर। जी जी, बिकॉज ही वाज अ प्रोफेसर एट शेखजाद हॉस्पिटल, और शौकत खाना में भी 15 साल के काम किया था। तो मुझे था कि उनसे बेहतर उस्ताद मुझे मिलना नहीं बेहतर दुनिया में किसी भी चक्कर। तो आई वांटेड टू लर्न फ्रॉम हिम, उस लिहाज से एज अ स्टूडेंट टीचर वाला काम। अब उन्होंने कहा था कि यार आई हैव सीन यू एज अ चाइल्ड, ठीक है, यू आर वेरी गुड विद हथौड़ा एंड स्क्रू ड्राइवर एंड ड्रिल्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो और आप मैकेनिक, आपका माइंड मैकेनिक वाला है, तो एंड यू लव सर्जरी, ठीक है ना, तो और फिजिक्स भी आपको बहुत पसंद है। तो दिस इज ऑर्थोपेडिक्स में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। फिजिक्स भी आ गया क्योंकि फोर्सेस भी हमने देखना होता है, मैकेनिक्स भी आ गया एंड सर्जरी इटसेल्फ। तो ये उन्होंने अब वो कहा था कि जी आप ऑर्थोपेडिक्स करो एंड आई नो दैट यू विल एक्सेल very smooth and you'll be doing something you love the most. That is the main reason why orthopedics में। और बाकी वो अब ज़ाहिर उनकी दुआ भी लग गई है, ऐसे ही उसके उस जो पेरेंट्स की दुआ तो है ना। तो और यस वो अब समझ आती है, क्योंकि अब देखें ना हमारे पेरेंट्स को, हमें हमारे फ्यूचर के बारे में उनको पता है, तो दे कैन फोरसी। हम एज बच्चे अगर हो ना, हम आगे फोरसी फ्यूचर के बारे में नहीं कर सकते। उन्होंने फ्यूचर हमारा फोरसी किया, तो उन्होंने देखा कि जी यू कैन एक्सेल इन दिस, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तो दैट इज़ व्हाई आई चूज। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, नो रिग्रेट्स। सही।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि यकीनन असातिज़ा का एक बहुत अहम रोल होता है आपकी ज़िंदगी को बनाने में, उसको संवारने में। तो आपके कोई ऐसे उस्ताद के जिनका आज आप नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहें? हाँ बिल्कुल। एक प्रोफेसर हामिद क़यूम साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। आमीन। और प्रोफेसर शफीक साहब, he is still here, he is still working माशाल्लाह in the private sector. तो obviously प्रोफेसर परवेज़ इकबाल साहब, वासिफ गिलानी साहब जो हमारा इस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है शेख ज़ायद का हॉस्पिटल का, तो बाकी जो बाहर अब्रॉड जो प्रोफेसर्स थे जिनके साथ मैंने काम किया, उन सब लोगों का। एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट सिर्फ इन लोगों का, इट इज़ अ जॉइंट थिंग। आप ये एक जर्नी है। सिर्फ टीचर से आप नहीं सुनते सीखते हो, आप अपने सीनियर्स, इमीडिएट सीनियर से बहुत सीखते हो, आप अपने जूनियर से बहुत सीखते हो, आप इवन दूसरे शोबे से लोगों से आप बहुत सीखते हो। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो आप इंसान लेके चलता रहता है, और उस चीज़ को आप हर वक्त आपको यू शुड पिक अप द गुड थिंग्स ऑफ पीपल। ऐसे ही, ठीक है। तो और इंसान के अंदर वो पॉजिटिविटी रहना चाहिए, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहे और पॉजिटिव लोगों के अंदर ही रहना चाहिए, जिसकी वजह से इंसान फिर प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर मरीज़ जो है ना वो भी इफ़ यू स्टे पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, तो मरीज़ के अंदर भी एक पॉजिटिविटी आपकी तरफ से जाता है। जी ऐसे ही। आप उनको अच्छी बातें बताएं रिगार्डिंग दिस प्रोसीजर, आप डराने वाली बातें ना करें। अब आप अच्छे लाइक से वही बात है ना, अ ग्लास बीइंग हाफ फुल देन हाफ एम्प्टी। तो उस पूरा ज़िंदगी को आप इस तरीके से उसको लेके चलें ना, तो लाइफ इज़ गुड। ठीक है। और इंसान के अंदर वो पॉजिटिविटी से लोग बहुत सारे आपके इर्द गिर्द लोग इंस्पायर होते हैं। ऐसे ही। ठीक है। तो ये इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और आप हर बंदे से आप सीखते हो, ये नहीं कि जिससे सिर्फ एक बंदे से सीखते हो। और बाकी तो इवन से अगर कहूँ कि एनाटमी का प्रोफेसर इतनी अच्छी थी, शी वाज सो गुड एट इन द मेडिकल कॉलेज, उनसे बहुत सीखा है। बायोकेमिस्ट्री, एनीवेयर यू गो, इवन माय जो स्कूल के टाइम में जो हमारे प्रोफेसर्स थे, अभी भी उनसे मिलता हूँ। रिस्पेक्ट हमारा उसी तरह के उस्ताद हैं, हम अभी भी खड़े होते हैं जब भी वो आते हैं। तो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस थ्रू आउट योर लाइफ। और आई गेस यस, आपके पेरेंट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स, जिन्होंने आपको इस तरीके से आपका माइंड लेके चलते हैं कि हर बंदे का आप रिस्पेक्ट करें। जी ऐसे ऐसे। डॉक्टर साहब, जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। ख़ास पैगाम यही है कि आई गेस जैसे हमारे इस्लाम में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि जी हमारे अपने पेरेंट्स का आप रिस्पेक्ट हर वक्त करें, उनको आप कभी उफ तक ना कहें। ठीक है ना। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ योर लाइफ। फिर आप इंसान रिग्रेट नहीं करेगा किसी भी तरह का। मेरे पास जो मरीज़ ख़ास तौर पे, अब मैं ज़्यादातर फील ज़्यादा करता हूँ आफ्टर माई फादर हैज़ पास्ड अवे, उसमें मैं ज़्यादा फील करता हूँ कि जी उनका जो एक प्रोटेक्टिव, एक रोल मॉडल, एक एज ए टीचर इंसान जो ना बहुत ज़्यादा सीखता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बेचारे बच्चे कहाँ हैं, बच्चे बाहर हैं, उनको लाने वाला कौन है? ड्राइवर के हाथ आ गए, कोई नौकर के हाथ आ गए। ठीक है। उस वक्त पे सही अफसोस होता है कि भाई बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ फिर। सही बात। ठीक है। तो हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। इट इज़ योर ड्यूटी। ये नहीं कि, और ये आपके पेरेंट्स का राइट है आप लोगों के ऊपर कि आपका ड्यूटी है आप उनका ख्याल रखें। ये डोंट एवर अंडर एस्टिमेट कि जी आपकी ड्यूटी नहीं है। आप हमेशा उनका ड्यूटी है, आप हमेशा आप उनका ख्याल रखें। ठीक है ना। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर इट्स टू लेट। ठीक है। वन शुड ऑलवेज लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। ठीक। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर इंतहा मशकूर, इंतहा ममनून कि आपने वक्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू बीन अ लवली होस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत।
जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर इमरान सलीम मलिक, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, उमर हॉस्पिटल एंड कार्डिक सेंटर, जौहर टाउन, लाहौर। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।